हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 46। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, पंडित जी ने रुद्र को सारी सच्चाई बता दी थी। सारी सच्चाई सुनने के बाद रुद्र और अर्णव दोनों ही होटल के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में रुद्र ने अर्णव से सक्सेना फैमिली की सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा तो अर्णव थोड़ा परेशान सा हो गया। वह नहीं चाहता था कि रुद्र हरीश सक्सेना से बदला लेने के लिए सुधा को टारगेट करे, पर रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा है यह तो रुद्र ही जानता था। अब आगे। रुद्र अपने रूम में बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। अभी भी उसके ख्यालों में सुधा ही आ रही थी। बार बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और उसके होठों पर मुस्कान आ रही थी। रुद्र खुद से बोला, जब से तुम्हें देखा है न जाने क्या हो रहा है मुझे। यूं तो बहुत सी लड़कियां मेरे पास आने की कोशिश करती है, पर न जाने तुम में ऐसा क्या है कि तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूं। तुमसे तो मिलना ही पड़ेगा सुधा सक्सेना, और अब तुम मुझसे बच भी नहीं सकती हो, क्योंकि अगर मेरी नजर किसी पर पड़ जाती है तो वह हर चीज हर हालत में मेरी होती है। हरीश सक्सेना, तेरी बर्बादी अब तय है, और तेरी बर्बादी तेरी बेटी से ही शुरू होगी। तभी उसके फोन पर अर्णव द्वारा भेजी गई कुछ डिटेल्स आ चुकी थी। ये डिटेल्स आरोही सक्सेना के बारे में थी, जिसकी कल सगाई होनी थी। डिटेल्स पढ़ने के बाद रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र दोबारा खुद से बोला, शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है यही सचमुच हरीश सक्सेना की बेटी लगती है। चालाक और बहुत चालाक और लालची, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। आखिर अपनी माँ के कुछ गुण तो आएंगे ही इसमें। क्यों ना अब इसकी शादी वाले दिन तमाशा क्रिएट किया जाए, पर उससे पहले एक डेमो तो बनता है। रुद्र ने अर्णव को एक मैसेज भेजा। दूसरी तरफ से अर्णव ने जब मैसेज पढ़ा तो वह थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर रुद्र करना क्या चाहता है, पर रुद्र ने अर्णव को साफ कह दिया था कि अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इस बारे में श्रेयांश और ओम दोनों में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अर्णव अब धर्म संकट में पड़ चुका था। वैसे तो अर्णव कोई भी बात श्रेयांश और ओम को नहीं बताता था, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो और ऐसा लगे कि अब सिचुएशन से बाहर नहीं आया जा सकता, तब रुद्र ने ही अर्णव से कहा था कि वह श्रेयांश और ओम को सारी सच्चाई बता देना। लेकिन अभी तो सामने से रुद्र ने साफ इनकार कर दिया था कि किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया था। अर्णव ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, न जाने यह क्या करके मानेगा। आखिर चाहता क्या है ये समझ नहीं आ रहा। खैर, काम तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो यह मुझे भूखे शेरों के आगे डाल देगा। इतना कहकर अर्णव अपना काम करने लगा, जो काम उसे रुद्र ने करने को कहा था। वहीं दूसरी तरफ सुधा जैसे ही सक्सेना हाउस पहुंची तो उसका स्वागत तानों से हुआ, जो कि उसकी सौतेली माँ श्रुति ने किया। श्रुति सुधा की तरफ देखते हुए बोली, आ गई महारानी, न जाने कहाँ डोलती रहती है। यह नहीं कि घर में छोटी बहन की सगाई होने वाली है, ये घर के कामों में हाथ बटाए, पर पता नहीं इसे क्या जलन है मेरी बेटी से। खुद का घर तो बसा नहीं कभी, और देखो मेरी बेटी से जल रही है। तभी सुधा अपनी माँ से बोली, यह आप क्या कह रही हैं माँ, आपने ही तो मुझे काम करने से मना किया था। तभी श्रुति बोली, ज्यादा ही जबान चलने लग गई है तेरी, तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। जैसे ही सुधा ने यह कहा तो श्रुति ने गुस्से से एक थप्पड़ सुधा को जड़ दिया। सुधा कुछ कहती उससे पहले ही श्रुति ने सुधा के बाल पकड़ लिए और उसकी तरफ देखते हुए बोली। श्रुति बोली, क्यों रे, कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं तेरे। देख रही हूँ बहुत दिनों से, भूल मत तू अभी भी इस घर की बेटी है, और मैं जैसा चाहूँ तेरे साथ वैसा सलूक कर सकती हूँ। भले ही तेरे दादा के कारण तेरी शादी अजय से नहीं हो पाई, लेकिन आखिर कब तक बचेगी तू। तू देख, जिस दिन मेरी बेटी की शादी है उसी दिन तेरी शादी मैंने अजय से नहीं कराई तो मेरा नाम भी श्रुति सक्सेना नहीं। सुधा अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द से उसका चेहरा लाल हो चुका था। अचानक वहां हरीश सक्सेना आ गया। उसने देखा कि श्रुति सुधा के बाल पकड़कर उसे डांट रही है। तभी हरीश बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। श्रुति ने अचानक हरीश को देखा तो वो थोड़ी घबरा गई।
उसने सुधा के बाल छोड़ दिए और फिर हरीश की तरफ देखते हुए बोली। श्रुति बोली, देखिए ना, आते ही मुझसे जबान चला रही है। कल आरोही की सगाई है और इसे देखिए, घर में हाथ बटाने के सिवा बाहर घूम रही थी। मैं तो कह रही हूँ इसके पैरों में भी शादी के पायल पहना दो। घुंघरू पहनकर नाचती फिरती है और हमारे घर की इज्जत नीलाम करती है। पहले तो उस एकेडमी में नाचती थी और अब तो घाट किनारे मंदिर के आंगन में नाच रही है। न जाने कितने जान पहचान वाले लोगों ने इसे देखा होगा नाचते हुए। जैसे ही हरीश सक्सेना ने यह सुना तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। हरीश ने न आव देखा न ताव, सीधे सुधा के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और फिर सुधा की तरफ देखते हुए बोला, बहुत हुआ तुम्हारा नाचना गाना, बस करो हमारे परिवार की इज्जत नीलाम करना। बाजारू लड़कियों की तरह अब तुम घर से बाहर नाचने भी लग गई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तभी श्रुति आग में घी डालने का काम करती हुई बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, इसकी वो जो मिडिल क्लास दोस्त है ना तारा, उसके साथ रहकर ये देखो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पहले उसके साथ एकेडमी में नाचती थी, अब देखो लोगों के बीच नाच रही है। इससे पहले कि लड़की हाथ से निकल जाए, इसके भी हाथ पीले कर दो। हरीश बोला, सही कह रही हो तुम। तभी वहां मिस्टर सक्सेना आ गए। हरीश ने अपने पिता को देखा तो वो थोड़ा चुप हो गया। मिस्टर सक्सेना श्रुति की तरफ देखते हुए बोले, बहुत हुआ छोटी बहू, देख रहा हूं तब से तुम सुधा को बोले ही जा रही हो और बोलने के साथ साथ उस पर हाथ भी उठा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी बड़ी लड़की पर हाथ उठाते हुए? तभी श्रुति बोली, माफ करिएगा पिताजी, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो भी कहेंगे हम उसे मानेंगे। बस मैंने कह दिया है, सुधा की शादी होगी तो अजय से होगी। मैं किसी की इजाजत नहीं ले रही, बल्कि बता रही हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो शादी में ना आए, लेकिन सुधा की शादी तो अब अजय से ही होगी। मैं नहीं चाहती कि इस मनुष्य का साया भी मेरी बेटी के खुशहाल और आने वाले सुखी जीवन पर भी पड़े। कल मेरी बेटी की सगाई है और 3 दिन बाद शादी। मैं तो कह रही हूँ इसकी शादी भी तभी कर दीजिए आप। इतना कहकर श्रुति ने हरीश की तरफ देखा। तभी मिस्टर सक्सेना कुछ बोलने ही वाले थे कि अपने पिता को इग्नोर करते हुए हरीश बोला, बिल्कुल ठीक कह रही हो श्रुति, पिताजी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सुधा की शादी अब होकर ही रहेगी। बहुत हो गया यह नाचना गाना। हमारे परिवार की लड़कियां बाहर नाचती फिरती नहीं है। आपकी जिद के कारण मैंने सुधा को नाचने की परमिशन दी थी, लेकिन अब बहुत हो रहा है। ये हमारे घर की लड़की है, कोई बाजारू लड़की नहीं जो बाहर नाचती फिरे। जैसे ही हरीश ने यह कहा कि सुधा बाजारू लड़कियों की तरह नाचने गाने लग गई है, तो मिस्टर सक्सेना से यह शब्द बर्दाश्त नहीं हुए कि कोई पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। गुस्से से उन्होंने हरीश को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि हरीश ने मिस्टर सक्सेना का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथों को झटकते हुए कहा, बस पिताजी बहुत हुआ। मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा था, इसका मतलब यह नहीं कि चुपचाप आपकी जातियां बर्दाश्त करूं। मैंने यह कह दिया है कि सुधा की शादी परसों होगी तो मतलब परसों ही होगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप मत आइए, पर आप भूल रहे हैं यह घर मेरे बिजनेस से चलता है, तो अब से इस घर में जितने भी फैसले होंगे उनको लेने का हक भी सिर्फ मेरा और श्रुति का ही होगा। कल आरोही की सगाई है और कल सगाई होने के बाद शाम को ही अजय और उसका परिवार आने वाला है रिश्ता पक्का करने के लिए। और सुधा तुम अब घर से बाहर भी निकली तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जाओ सीधे अपने कमरे में। अब तुम घर से बाहर तब निकलोगी जब परसों तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद विदाई में चली जाना अपने पति के घर। इतना कहकर हरीश सक्सेना वहां से चला गया। वहीं सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक नजर अपने दादाजी की तरफ देखा तो मिस्टर सक्सेना तो अपने बेटे की हरकत से हताश हो चुके थे। सुधा की आंखों में बेइंतहा आंसू बह रहे थे। सुधा अपने आंसुओं को पोंछते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। वहीं मिस्टर सक्सेना भी धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की तरफ चले गए। श्रुति कुटिल मुस्कान के साथ उन सबको जाते हुए देख रही थी। तभी वहां आरोही आई और अपनी माँ के गले से लगते हुए बोली, वाह माँ, आप तो झांसी की रानी बन गई एकदम से। क्या प्लान बनाया है आपने? एक तीर से 2 शिकार। सुधा की शादी भी हो जाएगी और दादाजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मान गए आपके प्लान को। तभी श्रुति हंसते हुए बोली,
अरे इन्हें क्या पता कि श्रुति क्या चीज है। बस एक बार यह सुधा यहाँ से चली जाए, उसके बाद तो देखना मैं इस लड़की के पैर कैसे काटती हूँ। मुझे पता है भले ही जमीन जायदाद सब तेरे पिता कमाते हैं, लेकिन अभी भी यह सब कुछ उस बुड्ढे के नाम है। एक बार सुधा यहाँ से चली जाए, फिर सब कुछ इस बुड्ढे से तुम दोनों के नाम करवा दूंगी। जैसे ही आरोही ने यह सुना तो वह खुशी से झूमते हुए बोली, सच माँ? श्रुति बोली, और नहीं तो क्या, सुधा इस घर की पहली वारिस है, इसी वजह से सबसे बड़ा हिस्सा भी उसी का है। तभी तो मैंने इसकी शादी अजय से फिक्स कर रखी है। अगर इसकी शादी मैंने अजय से करा दी तो बदले में अजय हमें 6 करोड़ रुपए देगा। जैसे ही आरोही ने यह सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह बात आकृति ने भी सुन ली थी। श्रुति और आरोही बात कर ही रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आई। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो आकृति खड़ी थी। आकृति ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। तभी आकृति उन दोनों की बात सुनकर बोली, इतने सारे पैसे? श्रुति ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे आकृति खड़ी थी। श्रुति आकृति से बोली, आकृति तुम यहाँ? आकृति बोली, हाँ माँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। श्रुति मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तो चाहती ही थी तुझे यह सब बताना, पर अब तूने सुन ही लिया है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तू बस देखती जा कैसे मैं इस पूरे साम्राज्य को अपने बस में करती हूँ। आखिर जो मेरा होगा वही तो मेरे तीनों बच्चों का भी होगा। बस एक दिन, और उसके बाद यह सुधा नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर। पर जाने से पहले इस बुड्ढे को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, ताकि इसके मरने का इल्जाम आएगा सुधा के ऊपर, और सुधा हमेशा के लिए इस घर से बाहर। फिर कोई भी उसे इस घर में आने की इजाजत नहीं देगा। जैसे ही आरोही ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरोही और आकृति आपस में गले मिलते हुए बोली, ठीक है मम्मी, आप अपनी प्लानिंग पर ध्यान दो और मैं दीदी की सगाई पर। आकृति ने इतना कहा तो श्रुति बोली, ठीक है, तुम दोनों कल की तैयारी करो। मैं नहीं चाहती कि सुधा तुमसे ज्यादा सुंदर लगे। तभी आरोही ने कहा, तो माँ, पापा उसे आने क्यों दे रहे हैं? आपको पता है ना वो हमसे ज्यादा सुंदर है। तभी श्रुति बोली, सुंदर है तो क्या हुआ, कल मैं अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर ले जाऊंगी, फिर देखना सबसे ज्यादा तुम दोनों ही सुंदर लगोगी। और बेटा कुछ ही दिन तो झेलना है बाकी उसे। चलो तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। इतना कहकर श्रुति ने उन दोनों को कमरे में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुधा अपने कमरे में बेतहाशा रो रही थी और रोते रोते अपनी माँ को याद कर रही थी कि आखिर उसकी माँ क्यों मर गई, और मरी भी तो उसे साथ लेकर क्यों नहीं गई। वह यह सोच ही रही थी कि वह एक नर्क से दूसरे नर्क पर जाने वाली है। वहां तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। वह बार बार भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि ऐसी नर्क भरी जिंदगी देने से तो अच्छा है उसे इस दुनिया से उठा ले। लेकिन भगवान ने तो शायद उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। श्रुति इस बात से खुश थी कि सुधा की शादी के लिए फाइनली इस घर में सब मान चुके हैं और अब मिस्टर सक्सेना कुछ नहीं कर सकते। उसने यह खुशखबरी अपनी बहन को सुनाई तो उसकी बहन तो खुशी के मारे पागल ही हो गई। आखिर उसके बेटे की गंदी नीयत और नजर कब से सुधा पर थी, और श्रुति की बहन की नजर सुधा की माँ की जमीन जायदाद और गहनों पर थी। भले ही श्रुति सुधा की सगी मौसी थी, लेकिन अजय की माँ पुष्पा श्रुति की एक करीबी दोस्त थी। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को बहनों की तरह मानती थी। दोनों को ही सुधा की माँ से सख्त नफरत थी। वजह थी कि सुधा की माँ दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और गुणवान थी। जब भी कोई घर पर आता तो सिर्फ सुधा की माँ की ही तारीफ की जाती, जिससे श्रुति को धीरे धीरे सुधा की माँ से जलन होने लगी, और अजय की माँ पुष्पा को भी श्रुति की बहन की खूबसूरती से जलन होने लगी थी। फिर जब पुष्पा को यह बात पता चली कि श्रुति की बहन की शादी इतने अमीर खानदान में हुई है, तो उन दोनों को जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। आज अपने बेटे की शादी सुधा से कराने के पीछे भी पुष्पा का सिर्फ लालच ही है। उसे पता था कि सुधा के ननिहाल की से आधी जमीन श्रुति को मिली है और आधी जमीन सुधा की माँ को, और वह जमीन सिर्फ सुधा की ही हो सकती है। उसे पता था कि सुधा के ननिहाल से आधी जमीन श्रुति को मिली है और आधी जमीन सुधा की माँ को, और वह जमीन सिर्फ सुधा की ही हो सकती है।
सुधा ना तो उस जमीन को किसी को दे सकती है, ना ही कोई सुधा से वह जमीन छीन सकता है। पुष्पा यही सोच रही थी कि अगर सुधा और अजय की शादी हो जाएगी तो उस जमीन पर जितना भी बिजनेस है वह तो अजय ही करेगा। वह इस बात से खुश थी कि सुधा को अजय हमेशा अपने पैरों की जूती बनाकर रखेगा, घर में एक नौकरानी की हैसियत से। सुधा बिना कुछ बोले चुपचाप रहेगी और श्रुति यह सोच रही थी कि अब सक्सेना हाउस पर और बिजनेस पर सिर्फ और सिर्फ उसी के तीनों बच्चों का हक रहेगा। दोनों का अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ था इस शादी के पीछे। अब देखना यह है कि इनका स्वार्थ सिद्ध होता है। वही कमरे में सुधा रो रही थी और बार बार अपनी माँ को याद करते हुए यही कह रही थी कि आखिर वह उसे छोड़कर क्यों चली गई। यह सब कुछ एक झटके में ही खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर वह मर गई तो उसे यह दर्द फिर भी कभी नहीं सहना पड़ेगा। इस नर्क से शायद वह कभी नहीं निकल सकती। रोते रोते ही सुधा की कब आंख लग गई उसे पता नहीं चला। सक्सेना हाउस में सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब इंतजार था तो कल की महापूजा का, जिसका इंतजार हरीश सक्सेना को कब से था। महापंडित जी ने हरीश सक्सेना से यह पूजा करवाने के लिए कहा था, क्योंकि यह पूजा आने वाले चुनाव के लिए उसके जीतने के लिए ही थी। अगर यह पूजा असफल होती या इसमें कोई भंग पड़ता तो हरीश का जीतना नामुमकिन था। उसकी ग्रहों की दशाएं इस महापूजा से ही सही हो सकती थी। हरीश अपनी कुंडली और इन ग्रहों के पूजन को बहुत मानता था। उसके लिए यह महापूजा बिना किसी विघ्न के पूरी होना बहुत ही जरूरी था। यह बात सिर्फ हरीश और महापंडित जी जानते थे। हर कोई को तो यह लग रहा था कि यह पूजा आरोही की सगाई के लिए की जा रही है, क्योंकि सुधा की शादी में एक भारी संकट आया था जिस कारण हर कोई डरा हुआ था। तो हर कोई यह समझ रहा था कि यह पूजा आरोही की शादी और सगाई बिना किसी विघ्न के हो इसलिए की जा रही है, लेकिन असली कारण तो सिर्फ हरीश जानता था। आखिर क्या मोड़ लेने वाली है कहानी? क्या आरोही आकृति और श्रुति का प्लान होगा कामयाब? सुधा की शादी अजय से करने का जानना दिलचस्प होगा। साथ ही में क्या हरीश की यह महापूजा सफल हो पाती है? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही में आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।